हेलो एवरीवन, वेलकम टू ISPCS सिंप्लीफाइड। तो ये कंटिन्यूशन है लेक्चर सीरीज का जो मैं जनरल साइंस की चला रहा हूँ ऑलरेडी, घटना चक्र की। तो ये चैप्टर नंबर 4 है जहाँ हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ठीक है, इसमें ही हम लोग स्ट्रेस, स्ट्रेन, इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे। ठीक है, टॉरिसेली इक्वेशन जानेंगे, फिर और भी है, बट हाँ इलास्टिसिटी जानेंगे, प्लास्टिसिटी जानेंगे। लेकिन हाँ, मैं थ्योरी से नहीं जाऊँगा, मैं रिवर्स इंजीनियरिंग करने की ज़्यादा इन कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है और इससे बेनिफिट डबल होता है। वहाँ पे आप खुद भी सोचोगे और साथ साथ में उसको अप्रोच कैसे करते हैं ये भी समझते हैं। ठीक है तो हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन पे डायरेक्ट। तो ये है चैप्टर जो है वो आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, और इसकी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये आप कोई भी एग्जाम दोगे जनरल स्टडीज़ का, जहाँ पे जनरल साइंस पार्ट है, वहाँ पे आपको ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी न किसी पेपर में 1 से 2 या 3 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। स्टेट पीसीएस में तो 100% 3 क्वेश्चन तो मिनिमम पूछता ही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है स्फेरिकल फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप इज ड्यू टू। देखो, स्फेरिकल फॉर्म जहाँ भी कहे वहाँ कहने का मतलब एक ही कंसेप्ट होता है, सरफेस टेंशन। अब देखिए सरफेस टेंशन होता क्या है। सरफेस टेंशन क्या होता है ना, ये एक प्रॉपर्टी है किसी भी एक फ्लूइड का या लिक्विड का। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है किसी भी एक लिक्विड का जिसके तहत क्या होता है कि वो जो लिक्विड है ना वो अपने आप को मिनिमम सरफेस एरिया में बंद करके रखना चाहता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई एक फ्लूइड को आप यहाँ पे गिरा दिए ना, तो उससे क्या होगा, वो अपने आप को मिनिमम सरफेस एरिया, कोशिश करेगा कि मिनिमम से मिनिमम सरफेस एरिया में वो अपने आप को बाइंड करके रखे। ठीक है, तो जब मिनिमम, और एक चीज़ याद रख लिया, स्फीयर जो होता है ना उसकी जो सरफेस एरिया होती है वो मिनिमम होती है। मिनिमम पॉसिबल नेचुरल सरफेस एरिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज स्फेरिकल इन शेप, सो सरफेस टेंशन विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन के लिए। ठीक है, यही है। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ देंगे, अगर आप चाहोगे तो बिल्कुल पढ़ देंगे। कह रहा द शेप ऑफ ए ड्रॉप ऑफ रेन इज कंस्ट्रेंड बाय द सरफेस टेंशन विच ट्राइज टू गिव इट द शेप फॉर विच द सरफेस एरिया इज मिनिमम। देखो मैंने जो कहा वही, कि जो भी एनी लिक्विड होगी ना, एनी भी फ्लूइड होगी जो जिसको हम लोग किसी भी सरफेस पे उसको डालेंगे, तो वो कोशिश करता है कि मिनिमम से मिनिमम एरिया को कवर करे। ठीक है, तो उसी को हम लोग सरफेस एरिया, सरफेस टेंशन कहते हैं। ठीक है यही ये वजह है जिसके कारण रेन ड्रॉप जो होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सेम है। अब पूछोगे कि बार बार एक ही क्वेश्चन क्यों आ रहा है, क्योंकि यही नेचर है क्वेश्चन का, यही एग्जाम में आता है, तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, अ ड्रॉप ऑफ वाटर इज स्फेरिकल इन शेप, दिस इज ड्यू टू। बिल्कुल, इट इज बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। सेम एक्सप्लेनेशन, नो नीड टू रीड और एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन। सेम देखिए, इससे पहले वाला क्वेश्चन था उत्तराखंड लोअर सब पीसीएस प्री में था। इसके पहले वाला छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने पूछा है, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा है। अब देखो फिर से ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछ रहा है, प्रीलिम्स 2005 यूपी की जो पीसीएस होती है ना उसमें क्वेश्चन की स्टैंडर्ड अच्छी होती है, बट उसमें भी ये क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन क्या है, द रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल बिकॉज वाटर हैज सरफेस टेंशन। सेम क्वेश्चन, सेम एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है द टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड ड्रॉप टू कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑक्यूपाई मिनिमम एरिया। अब देखिए यहाँ रिवर्स को रिवर्स कर दिया है, मतलब ये एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो बिल्कुल है, सरफेस टेंशन के बारे में पूछ रहा है, सरफेस टेंशन के बारे में पूछ रहा है, तो ये आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए क्या कह रहा है, अब कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी। कह रहा है कि ऑयल स्प्रेड्स ऑन वाटर सरफेस बिकॉज। अब पूछ रहा है कि ऑयल जो है वो सरफेस, वाटर के सरफेस पे स्प्रेड क्यों हो जाता है। आपको मैं एक एक्सप्लेनेशन देता हूँ, आप खुद समझोगे। जैसे मान लो ये आपके पास बकेट है और ये पानी है मान लो, ठीक है, ये वाटर है। अब क्या किया हम लोग, ऑयल की कुछ ड्रॉप को इस पे डालें, तो आप एक चीज़ देखोगे ना कि जैसे ऑयल ड्रॉप डालेंगे ना, ऑयल जो है वो ब्राइटर कलर की तरफ फैल जाएगी सरफेस पे, ये आप देखे होगे। ये केस 1 मैं मान लेता हूँ। ठीक है, अब मैं केस 2 की बात करता हूँ। इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, इस केस में मैं बकेट ले रहा हूँ, उसमें ऑयल ले रहा हूँ इसमें ऑयल से। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, वाटर ड्रॉप को गिरा रहा हूँ, ये वाटर ड्रॉप को मैं इसमें गिरा रहा हूँ। तो आप देखोगे ना वाटर ड्रॉप इसमें ड्रॉपलेट की तरह ही दिखेगा आपको, अंदर की तरफ बबल्स बना हुआ। ये केस 2 है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, ऑयल को डाला है वाटर में, तो यहाँ थीन सीट बना है पानी के ऊपर। यहाँ मैंने डाला है, यहाँ जो कंडीशन है वो क्या है, वो है मैंने ऑयल में वाटर को डाला है। ठीक है, ऑयल मेरे पास था और वाटर ड्रॉपलेट मैंने डाले हैं, और यहाँ क्या था, वाटर में मैंने ऑयल को डाला था। ठीक है,
या मैंने उल्टा लिख दिया, वाटर मैंने ऑयल को डाला था। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा होने का सिर्फ एक वजह है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ ऑयल, यही वजह है इसका, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर ज़्यादा है, तो वाटर जो होता है वो उसकी सरफेस जो होती है, सरफेस टेंशन कह सकते हो, डेंसिटी ऑफ वाटर जो होगा वो ज़्यादा होता है ऑयल के। इस वजह से ऑयल जो होता है थिन शीट की तरह बिछ जाता है उसके सरफेस पे। बट अगर हम वाटर को ऑयल में डालते हैं तो बबल्स बन के वो अंदर की तरफ पेनिट्रेट कर जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी खूबसूरत एक्सप्लेनेशन है इस क्वेश्चन का, और ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देख लीजिए, ऑयल स्प्रेड करता है वाटर सरफेस पे भी, क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज लेस देन वाटर, बिल्कुल, एक्सप्लेनेशन इज राइट। तो क्या है, सरफेस टेंशन जो है ऑयल का वो कम होता है वाटर से। अब इसके थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को भी पढ़ लेते हैं, ताकि आपको, वैसे जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो ये जो कंसेप्ट था वही है, बट मैं फिर भी आप लोगों के लिए थोड़ा सा पढ़ देता हूँ ताकि आपको सेटिस्फेक्शन मिले। अब देखिए, कह रहा है ऑयल स्प्रेड्स ऑन वाटर सरफेस बिकॉज द सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज लेस देन वाटर, बिल्कुल मैंने जो आपको बताया। देयरफॉर ऑयल इज पोर्ड ओवर वाटर, द ग्रेटर वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ वाटर पुल्स डाउन ऑयल, पुल्स ऑयल इन ऑल डायरेक्शन एंड एज सच इट स्प्रेड्स ऑन द वाटर। सिंपल सी बात है, फैला देता है उसको। सेम क्वेश्चन नंबर 6 पे हम आते हैं। केरोसिन ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, क्यों फ्लोट करता है? सेम एक्सप्लेनेशन, क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी ऑफ ऑयल, मैंने अभी आपको जस्ट एक्सप्लेन किया था कि डेंसिटी ऑफ ऑयल इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। सेम कंडीशन, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। सो ऑयल डेंसिटी इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, सो दिस इज द प्रॉपर एंड प्रायर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम लोग समझते हैं। कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल इज। अब बोल रहा है कि जो सोप बबल है उसके अंदर का प्रेशर क्या होगा। अब एक बात बताओ मुझे, ये मान लो सोप बबल है, ठीक है, ये एयर में फ्लोट कर रहा है। अगर मान लो इसके अंदर का प्रेशर जो इसके वॉल पे लग रहा है, ठीक है, ये मान लेते हैं हम P1, और एक प्रेशर जो ऊपर से लगेगा उसको मान लेते हैं P2, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा P2, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, जो बेसिक इक्वेशन है, अगर यहाँ पे इस कंडीशन में P2 दैट इज जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो जाए P1 से, दैट इज इंटरनल प्रेशर ऑफ द सोप बबल, तो क्या होगा? तो ये बबल फूट जाएगी, तो रप्चरिंग हो जाएगी। तो अगर ये बबल एटमॉस्फेयर में बना रहे तो क्या कंडीशन होना चाहिए मेरे पास? कंडीशन सिर्फ एक ही सही है कि इंटरनल जो प्रेशर है P1 वो ग्रेटर देन होना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ठीक है। तो यही कंडीशन होना चाहिए, बिल्कुल। तो आप देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर बताइए मुझे। प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल इज शुड बी मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या आपको कोई भी डिफरेंस है? क्वेश्चन इतनी आसान है, बस थोड़ा सा लॉजिकल सोचना है, ठीक है। यही क्वेश्चन है, आगे की ओर बढ़ते हैं अब हम। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग, ठीक है। कह रहा है इफ टू बबल्स ऑफ सोप ऑफ डिफरेंट डायमीटर कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ अ ट्यूब देन व्हाट विल हैपन, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, देखो, मान लो कि ये दो बबल है, एक बबल ये है और एक ये बबल है, एक की रेडियाई R है छोटी वाली और एक की रेडियाई R है। तो यहाँ पे R जो है वो हम ग्रेटर देन R ले रहे हैं मान लेते हैं ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या कह रहा है कि अगर दो बबल को हम एक ट्यूब के कॉन्टैक्ट में लाते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो एक चीज़ समझिए, एक रिलेशन है कि किसी भी बबल में जो भी एयर बबल होगा उसमें क्या होता है कि जो प्रेशर होता है ना, इंटरनल प्रेशर, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके डायामीटर या फिर उसको कह सकते हैं उसके रेडियस के। इस इक्वेशन को आपको ध्यान में रखना है। देखिए, डिराइव करने को तो मैं कर दूं, बट यहाँ पे जरूरी है क्या, ये जनरल साइंस हम पढ़ रहे हैं, हम कोई साइंस नहीं पढ़ रहे हैं। मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, इवन मेरा मास्टर्स भी पावर सिस्टम में है, तो मैं चाहूँ तो इसको बहुत ईजिली से पूरे के पूरे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। आप जनरल साइंस के लिए पढ़ रहे हो तो इसको कम ही हम लोग कॉम्पैक्ट रखते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया। अब ये कह रहा है कि अगर हम कॉन्टैक्ट में लाते तो क्या होगा। सिंपल सी बात है, अगर मान लो इसी कंडीशन में अगर रेडियाई कम है, छोटे वाले रेडियाई बबल की बात करते हैं, लीजिए इसकी बात कर लेते हैं, तो क्या होगा, तो वो प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट करेगा उसके वॉल पे। तो हमेशा याद रखना है, प्रेशर इंटरनल प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ द बबल, तो क्या होगा, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके रेडियाई के या उसके डायमीटर के।
जितना कम डायमीटर होगा, जितना छोटा बबल होगा, उतना ज़्यादा उस पर फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया इसका आंसर, द स्मॉलर बबल विल बिकम स्मॉलर एंड बिगर विल बिकम बिगर, ठीक है। कैसे, तो उसको हम लोग देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। अब हम इस तरीके से एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कैसे होता है। अब देखो, स्मॉलर बबल जो होगा उसमें क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा लगेगा, तो स्मॉलर बबल से एयर निकल के बाहर जाएगा, ठीक है। बिगर बबल में क्या होगा, बिगर बबल में रेडियस बड़ा है तो प्रेशर कम है, प्रेशर कम है मतलब स्पेस है। एक एग्जांपल ले लो ना, एक बलून ले लो, उसको एक पूरा का पूरा एयर भर दो, उसको एकदम टाइट कर दो। एक बलून वैसा लो, एक बलून लो जिसमें आधा एयर भरो, आधा छोड़ दो, तो वो हल्का लूज रहेगा। अब बताओ कि किसमें से एयर जाने की क्षमता किसमें है, तो जो टाइट है उसमें तो जा नहीं सकता, अब तो वो लूज वाले में जाएगा। तो बिगर वाले में क्या होता है, बिगर का रेडियस बहुत ज़्यादा होता है तो उसके अंदर प्रेशर कम होता है। प्रेशर कम होता है मतलब वो और एयर को एकोमोडेट कर सकता है अपने अंदर, और ला सकता है अपने अंदर, और एयर ले सकता है। सो यही एक्सप्लेनेशन है, द स्मॉलर बबल विल बिकम स्मॉलर एंड बिगर विल बिकम बिगर। सिंपल सी बात है, आगे बढ़ते हैं। कोई एक्सप्लेनेशन की जब बस ये रिलेशन याद रखिएगा कि उसके अंदर की जो प्रेशर होती है ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है उसके रेडियस के। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी तरीके से हम लोग सारी की सारी घटना चक्र खत्म करेंगे। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक हाइड्रोजन इन्फ्लेटेड पॉलीथीन बलून है, उसको रिलीज किया गया अर्थ के सरफेस पे से। एज द बलून राइजेस टू एन एल्टीट्यूड अप टू द एटमोसफेयर इट विल। देखो क्या होता है, पहले एक बात बताओ, ऊपर जाने पे प्रेशर क्या होता है, ऊपर जाने पे प्रेशर ज़्यादा होता है कि प्रेशर कम होता है। जैसे जैसे हम लोग हाइट पे जाएंगे ना, जैसे जैसे हम लोग हाइट पे जाएंगे प्रेशर कम होते जाएगा। इस यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है पता है, एक क्वेश्चन बनता है कि जैसे मान लो तुम शिमला चले गए या माउंट आबू चले गए, तो वहाँ जब तुम खाना बनाने जाओगे ना तो वो लेट से बनता है। तो जो खाना होता है ना वो लेट कुकड होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रेशर जो होता है ना घट जाता है। हाइट पे जाने पे प्रेशर घट जाता है, ये याद रखिएगा, हाइट पे जाने पे प्रेशर घट जाता है। तो अब हाइट पे जाने पे प्रेशर घट जा रहा है तो क्या हो रहा है, प्रेशर घट जा रहा है तो स्पेस बढ़ रहा है। प्रेशर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियाई होता है किसी बलून का, किसी भी बबल का, एनी बबल। तो आप समझ रहे हो, अगर मेरा प्रेशर घट रहा है तो रेडियाई बढ़ जाएगा, तो इट विल इंक्रीज इट साइज। ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं, आगे बढ़ जाना है। आपके पास एक प्रॉपर सा रिलेशन है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट हैपन व्हेन सम चार्जेस इज प्लेस्ड ऑन सोप बबल। अब देखिए, चार्ज की मैग्नीट्यूड तो दिया नहीं है और ना ही उसकी नेचर दिया। नेचर कहने का मतलब या तो हमको पॉजिटिव क्यू लेना है या नेगेटिव क्यू लेना है। तो हम किसी एक चार्ज को लेते हैं, मान लेते हैं हम पॉजिटिव क्यू की बात कर लेते हैं, ठीक है। हम एक सोप बबल ले लिए, उस पर क्या किए हम, उस पर क्या किए, एक पॉजिटिव चार्ज को स्प्रेड कर दिए। अब हम ले ले रहे हैं, ठीक है। तो अब देखना, तो पूछ रहा है कि इसका शेप क्या होगा। तो अब आप मेरे को एक बात बताइए, इसकी पहले रेडियाई आर थी। अब जैसे मैंने इस पर एक चार्ज लिया तो चार्ज क्या करेगा, इस दोनों के, अब देखिए दोनों पॉजिटिव चार्ज है, हम लोग जानते हैं लाइक चार्ज रिपेल इच अदर, तो ये एक दूसरे को धक्का देगा, बोलेगा भाई तू मेरे से दूर रह क्योंकि तू मेरे नेचर का है, ठीक है, दूर रह। तो ये इसको बोलेगा तू दूर रह, मैं दूर रहता हूँ। तो इससे क्या होगा ना, इसके सरफेस पे एक एक्सटेंशन आएगा, एक खिंचाव सा आएगा। जो खिंचाव आएगा तो इसकी रेडियस और बढ़ जाएगी। मान लो आर डैश बढ़ गई तो न्यू रेडियस क्या हो जाएगी, आर प्लस आर डैश हो जाएगी, तो इसकी रेडियस बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है, तो इट्स रेडियस विल इंक्रीज। तो आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन है आंसर का, आगे मुझे पढ़ना ही नहीं है इसका। अब देखिए यहाँ क्या क्वेश्चन कह रहा है। हाँ, कह रहा है 4 वायर ऑफ सेम मटेरियल। देखिए क्वेश्चन जब भी ऐसा रहे ना तो आप सबसे पहले आपको ध्यान रखना इस चीज़ों का कि क्या कह रहा है। पहले कह रहा है 4 वायर है, और उससे भी बड़ी जो कीवर्ड है ना उसको, उसका मतलब होता है सेम मटेरियल। मतलब चारों की चारों जो वायर है ना वो एक ही मटेरियल से बनी हुई है, मतलब सेम मटेरियल है, ठीक है। ये हमें समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है मटेरियल एक है और डायमेंशंस जो है वो गिवन है। ये 4 ऑप्शन जो है वो डायमेंशंस गिवन है। मतलब 1 मीटर लेंथ की वायर है, डायमीटर 2 mm है। दूसरी वायर की 2 मीटर लेंथ है, 2 mm डायमीटर है। तीसरी वायर की 3 मीटर लेंथ है और 1.5 mm उसकी डायमीटर है। इसी तरीके से चौथे वायर की 1 मीटर लेंथ है एंड 1 mm डायमीटर है। अब कह रहा है कि चारों के चारों वायर को एक ही लोड से स्ट्रेच किया गया, तो बताना है कि किसमें कौन सबसे ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी हम एक तरीका बता दूँ आपको। ये देख लो, एक वायर है, ठीक है।
ठीक है, अब इस वायर में हम लोग एक्सटेंशन लगाते हैं। मान लो ये वायर यहाँ पे अटैच है दीवार से और ये यहाँ पे ये अच्छे से पकड़ के रखा है इसको। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, नीचे से एक फोर्स लगा रहे हैं जो फोर्स इसको खींच के लंबा कर रहा है। पहले इसकी लेंथ थी L, मान लो L, इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया थी इस वायर की A, ठीक है, ये पहले थी। अब हम इसको खींच के लंबा कर रहे हैं, तो अब कुछ चीज़ों को जानते हैं, ठीक है। एक चीज़ें होती हैं, एक होता है स्ट्रेस। तो एक चीज़ समझ लो, स्ट्रेस का मतलब होता क्या है। स्ट्रेस क्या होता है ना, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को तुम फोर्स लगाओगे, जैसे मान लो यहाँ से हम एक फोर्स लगाएं इस डायरेक्शन में, तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा ना वो भी तुम पे एक फोर्स लगाएगा ताकि वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहे। नहीं तो तुम किसी को टच करोगे वो पचक जाएगा। तो जो इंटरनल एक फोर्स लग रहा है ना तुम पे, तुमको रोकने के लिए, ठीक है, तो उसी फोर्स को कहते हैं स्ट्रेस। जो ऑब्जेक्ट लगाएगा तुम पे वो एक रिएक्शनरी फोर्स है। स्ट्रेस हमेशा एक रिएक्शन होता है। हमारे नॉर्मल लाइफ में भी स्ट्रेस एक रिएक्शन ही है, लेकिन यहाँ पे समझना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो एक रिएक्शन लगाएगा वो ऑब्जेक्ट आप पे ताकि वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहे, तो उसको स्ट्रेस कहेंगे। तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, एक तरीके का फोर्स हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा। तो क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया ये हो गया स्ट्रेस। अब एक टर्म आता है स्ट्रेन। अब मान लो हम इसको खींच के नीचे ले गए तो इसकी लेंथ बढ़ गई, मान लो डेल्टा एल से बढ़ गई, तो स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ बाय एक्चुअल लेंथ। तो ये होता है स्ट्रेस स्ट्रेन। अब बताइए, अब आप मेरे को बताइएगा कि स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो प्रेशर की होती है। स्ट्रेन की क्या हो जाएगी यूनिट, तो लेंथ, चेंज इन लेंथ की भी होगी मीटर, लेंथ की भी होगी मीटर, तो कट गई, यूनिटलेस है, ठीक है। अब एक टर्म आता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आप किसी से रिप्रेजेंट कर लो, मैं उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ गामा से, मान लो कुछ भी। तो ये होता है इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ठीक है। यही बताता है कि आखिर कितना ज़्यादा एलोंगेशन होगा हमारे गिवन कंडक्टर में। तो स्ट्रेस क्या होता है आप देख लीजिए, फोर्स बाय एरिया। स्ट्रेन क्या होगा, डेल्टा एल बाय एल। इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, फोर्स इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया इंटू डेल्टा एल। यही हो जाएगा मेरा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब एक चीज़ देखिए, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है लेंथ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है एरिया के, ये हो रहा है। तो यहाँ से एक जो रिलेशन निकला ना हमारा, ये जो रिलेशन हमारा निकला ना, इसको हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में। अब देखिए, जिसकी ये सबसे ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा एलोंगेट होगा। अब हम क्या करेंगे, अब देखो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लेंथ बाय एरिया क्या होगी। अब देखो हम लोग क्या ले रहे हैं, सिलेंड्रिकल कंडक्टर एज्यूम करते हैं हम लोग, तो उसकी एरिया क्या होती है, पाई आर स्क्वायर। पाई आपकी क्या है, पाई तो कांस्टेंट है आपकी। जब पाई आपकी कांस्टेंट है तो उसको तो हम हटा देंगे। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बाय आर स्क्वायर। अब देखो हर एक इक्वेशन को पुट करो, 1 मीटर और 2 मिलीमीटर डायमीटर को पुट करो तो क्या होगा, 1/2 इंटू 10⁻³ तो यह आ जाएगा 1000/2, यह आ जाएगा 500। तो इस तरीके से हम चारों को सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा तीसरा जो होगा ना, मैं इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत लेंथ हो गया है ऑलरेडी, ज़्यादा टाइम वेस्ट क्यों करना है इस क्वेश्चन पे। तो थर्ड नंबर आएगा, इसकी जो इलोंगेटिविटी सबसे ज़्यादा आएगी। आप देख लो इसके एक्सप्लेनेशन में भी सेम उन्होंने डिराइव किया और बता दिया कि तीसरे में जो है वो मैक्सिमम इलोंगेशन होगा। तो आप करके देख लेना, मैंने इसमें जितनी भी चीज़ें थी सारी की सारी डाल दी। आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12 पे जाते हैं। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। कह रहा है इफ देयर वेयर नो फिनोमिनन ऑफ कैपिलरिटी देन। अब कैपिलरिटी क्या होता है समझते हैं। देखिए कैपिलर क्या होता है ना, कोई भी लिक्विड है ना उसका एक एक्शन होता है, या तो वो अप की तरफ मूव करेगा या डाउन की तरफ मूव करेगा, ठीक है। ये होता है, जैसे मान लो लैंप होता है, एक गांव में आप देखते होगे लैंप जलता होगा जिसमें एक हम धागा डालते हैं और ये डिबिया मान लो या फिर छोटा सा दिया मान लो, तो उसमें क्या होता है ऑयल को वो सक करके ऊपर की तरफ भेजता है और फायर पे उसको धीरे धीरे वो बर्न होता है। तो ये क्या है, कैपिलरी एक्शन है। अब एक चीज़ आप देखो, बचपन में आपको याद होगा आपका जो फाउंटेन पेन आता था उसको आप अपने बेडशीट पे रखते थे तो वो धीरे धीरे फैल के बहुत बड़ा हो जाता था। क्यों होता था, क्योंकि वहाँ पे कैपिलरी एक्शन होता था, ठीक है। तो ये कैपिलरी एक्शन है ना, वो सिंपल सा एक प्रॉपर्टी है किसी भी एक फ्लूइड का कि वो नैरो से नैरो जगह पे मूव कर सके ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो जैसे प्लांट में भी क्या होता है, रूट्स पे क्या करता है, जो जाइलम होता है,
जाइलम क्या करता है, रूट से मिनरल्स एंड वाटर को लिव्स तक भेजता है, टॉप ऑफ द प्लांट तक। तो ये काम कैपिलरी एक्शन के द्वारा ही होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है इट वुड बी डिफिकल्ट टू यूज ए केरोसिन लैम्प, अगर कैपिलरिटी का नहीं होता तो फेनोमेना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब कह रहा है वन वुड नॉट बी एबल टू यूज ए स्ट्रॉ टू कंज्यूम ए सॉफ्ट ड्रिंक, ये बिल्कुल गलत है। क्या आपको स्ट्रॉ के लिए कैपिलरी एक्शन की जरूरत होती है? नहीं। स्ट्रॉ डालते हो और आप उसको सक करते हो, आप अपनी एक फोर्स अप्लाई करते हो। कैपिलरिटी एक्शन में, कैपिलर एक्शन में आपको विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स अगर सक्शन हो रही है तब हम मानते हैं कि कैपिलर एक्शन चल रहा है, ठीक है। तो ठीक है, सेकंड नंबर ऑप्शन गलत है। तो अब देखिए सेकंड गलत है तो हम देख लेते हैं, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, हम यही जान गए, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं। थर्ड ऑप्शन है द ब्लॉटिंग पेपर वुड फेल टू फंक्शन, ये सही है, ये सही है। फोर्थ कह रहा है द बिग ट्रीज दैट वी सी अराउंड वुड हैव नॉट बीन ग्रो ऑन द अर्थ, ये भी सही है क्योंकि कैपिलरी एक्शन वाटर सप्लाई करता है फ्रॉम रूट टू लिव्स। तो 1, 3 एंड 4 सही है, ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए IAS प्रीलिम्स का क्वेश्चन था और अगर आप एलिमिनेशन टेक्निक जानते हैं तो विद इन सेकंड्स बन जाएगा ये। अब आगे की तरफ मूव करते हैं। कैपिलरिटी मैंने पढ़ा दिया है तो आगे ज़्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। कह रहा है फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैपिलरिटी इज नॉट द ओनली रीजन, सिर्फ कैपिलरिटी ही रीजन नहीं है। देखिए ब्लॉटिंग ऑफ इंक, ये एकदम उसकी ही रीजन है और कोई रीजन ही नहीं है। राइजिंग ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, ये भी सही है, ठीक है। स्प्रेड ऑफ वाटर ड्रॉप्स ऑन, देखो जैसे आप देखोगे ना, जैसे कभी कहीं खेलते होगे ना फील्ड में, तो एक बड़ा सा गड्ढा करके चला गया, मान लो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहाँ पे, कंस्ट्रक्शन का, तो वहाँ पे लेबर आए और गड्ढे करके चले गए, वो चले गए, उसके 2 दिन बाद देख रहे हो पानी भर गई उसमें, तो ये क्या है? कैपिलरिटी एक्शन ही है, ठीक है। तो ये भी सही है। अब देखिए स्प्रेड ऑफ वाटर ड्रॉप ऑन द कॉटन क्लॉथ, ठीक है बिल्कुल, जैसे मैंने आपको कहा ना कि फाउंटेन पेन के एक छींटे मार दो कॉटन की शर्ट पे पूरी फैल जाएगी। क्यों फैलते हो? फैलती क्यों है? वही तो कैपिलरिटी है, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स वो फैल जाती है, तो ये भी सही है। अब 4 देखते हैं। राइजिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स ऑफ ए प्लांट एंड इट्स फॉलियज, देखो जब आप डीप डाउन जाओगे ना तो सिर्फ और सिर्फ कैपिलरी एक्शन ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है इसके लिए, इसके लिए एक दो और इंसिडेंस रिस्पॉन्सिबल होता है, इसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन, जो स्टोमाटा ऑफ लीव्स में भी होता है, एंड कोहेसन, तो 2 टर्म है, ट्रांसपिरेशन एंड कोहेसन, ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है along with capillary action. So answer D is the correct answer of this question number 13. अब आगे मूव करते हैं। सेम क्वेश्चन, केरोसिन ऑयल जो है इन द वीक ऑफ द स्टोव इज ड्यू टू, किस लिए? तो ऑस्मोसिस है, डिफ्यूजन है, ऑप्शन सरफेस टेंशन, सो सरफेस टेंशन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब कह रहा है इन अ कैपिलरी ट्यूब अ फ्लूइड राइजेज मोर एज कंपेयर टू वाटर, एक कैपिलरी ट्यूब है उसमें फ्लूइड ज़्यादा चढ़ता है पानी की बदौलत, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, कब? जब रैपिड एक्शन ऑफ कैपिलरी तभी होगा ना जब सरफेस टेंशन उस फ्लूइड का ज़्यादा होगा वाटर से, सिंपल सी बात है, जिसकी सरफेस टेंशन ज़्यादा कैपिलरी एक्शन उसकी उतनी ज़्यादा, ठीक है। तो आंसर डी होगा। आगे बढ़ते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। इन अ कैपिलरी ट्यूब लिक्विड राइजेज इन इज प्रोपोर्शनल टू विथ इट्स सरफेस टेंशन, जितनी ज़्यादा सरफेस टेंशन उतना ज़्यादा कैपिलरी एक्शन, ठीक है। जो जितना ज़्यादा टेंशन में रहेगा, हरी में रहेगा, वो जल्दी जल्दी काम करेगा, सीधी सी बात है। द लिक्विड विच हैज मोर सरफेस टेंशन वुड गेन मोर हाइट, सीधी सी बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन एन एयर बबल एट द बॉटम ऑफ लेक राइजेज टू द टॉप इट विल अब देखिए कितना अच्छा है, देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया था कि प्रेशर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के, मतलब प्रेशर घट रहा है तो रेडियस बढ़ रहा है। अब मान लो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक पॉन्ड है, उस पॉन्ड में के सतह पे एक बबल बना और वो ऊपर की तरफ उठता हुआ आया, ठीक है। तो उसकी साइज क्या होगी? तो सिंपल सा बात है, पॉन्ड जैसे नीचे में था तो उस पर ज़्यादा प्रेशर लग रहा था वाटर लेवल का। अब वो जैसे जैसे बबल ऊपर की ओर आएगा तो उस पर प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम होगा तो हम जानते हैं प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ दैट बबल, तो प्रेशर कम हो रहा है तो रेडियस बढ़ जाएगा, मतलब साइज बढ़ जाएगा, तो इंक्रीज इन साइज। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको कंसेप्ट क्लियरेंस होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि हम लोग वाइल ट्रैवलिंग बाय प्लेन द इंक ऑफ द पेन स्टार्ट्स टू कम आउट, जैसे आप पेन रखोगे ना इंक तो बह जाता है पॉकेट में, क्यों होता है ऐसा? सीधी सी बात है, प्रेशर क्या हो रहा है, ऊपर जाने पे घटता है। मैंने आपको बताया था प्रेशर हाइट के में घटता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा प्रेशर घटेगा, जैसे प्रेशर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइट के, तो हाइट बढ़ रहा है तो प्रेशर घट रहा है, ठीक है। अब प्रेशर घटता है तो सिंपल सा बात है पेन जो होगा वो बह जाएगा, प्रेशर घटेगा तो फ्लूइड में क्या होगा, उसकी रेडियस बढ़ जाएगी, फ्लूइडिटी और हो जाएगी तो बह जाएगा ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है?
कहता है ऑटोमोबाइल हाइड्रोलिक ब्रेक्स है, उसमें वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो वो काम करता है पास्कल लॉ पे। अब पास्कल लॉ क्या होता है ये एक बार थोड़ा देख लेते हैं। मान लो ये आपकी एक लिक्विड है, यहाँ से यहाँ तक पानी भरी है, इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, एक पिस्टन लगा दे रहे हैं। आप जैसे देखे होंगे ना, जिससे होली खेलते हो आप, पानी लगा हुआ रहता है, तो ये मैंने एक तरफ से बंद कर दिया। अब जब हम इस पर फोर्स लगाएंगे ना, इस पर फोर्स लगाएंगे ना, तो ये जो फोर्स होगी ना वो एकदम डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स होगी, सारे लेयर पे एक जैसी फोर्स लगेगी। तो यही यही होता है पास्कल लॉ। तो यहाँ पास्कल लॉ लगता है ऑटोमोबाइल हाइड्रोलिक ब्रेक में। इसकी एक्सप्लेनेशन हम पढ़ लेते हैं। कहता है हाइड्रोलिक ब्रेक्स, हाइड्रोलिक प्रेस एंड हाइड्रोलिक एलिवेटर ऑल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल लॉ। हाइड्रोलिक कहने का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्लूइड यूज़ करेगा ये लोग, ठीक है। विच स्टेट्स दैट द प्रेशर एक्सर्टेड एनीवेयर इन अ कन्फाइंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। मैंने आपको बताया कि अगर वो कॉम्पैक्ट है फ्लूइड, तो उस पर जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे हम कंप्रेस्ड फ्लूइड पे, तो वो चारों डायरेक्शन में सेम तरीके का फोर्स लगेगा। तो यही था। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बैरोमीटर में जो है वो सडन फॉल हो गया उसके रीडिंग में। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि वेदर जो है स्टॉर्मी हो गया है, ठीक है। सडन फॉल इन टेम्परेचर, ठीक है। देखो, सडन फॉल इन बैरोमीटर रीडिंग इंडिकेट्स द वेदर विल बी स्टॉर्मी, सीधी सी बात है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, आईएएस प्रीलिम्स में पूछा है, यूपीपीसीएस में पूछा है, पहले यूपीपीसीएस में पूछा है, फिर आईएएस में पूछा है, आप समझ सकते हो। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि कंसिडर द फिगर ऑफ फाउंटेन। ये फाउंटेन है जिसकी 4 होल दे रखे, 1 2 3 4, ठीक है, गिवन है। अब कह रहा है कि विच वन ऑफ द होल्स इन द फाउंटेन विल थ्रो द वाटर फारदेस्ट। तो इसमें जब हम पानी निकालेंगे तो सबसे ज़्यादा दूर किसका पानी जाएगा, ये हमको बताना है, ठीक है, ये बताना है। तो लो, मैंने डायग्राम भी ड्रॉ कर दिया, अब तो आप गेस कर ही सकते हो किसका सबसे दूर जाएगा, लेकिन फिर भी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो आंसर है इसका 1। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो एक इक्वेशन होता है टॉरिसेली इक्वेशन, ठीक है, एक होता है टॉरिसेली लॉ। उसमें क्या कहता है, डायरेक्ट यहीं से देखते हैं, टाइम वेस्ट क्यों करना। टॉरिसेली लॉ होता है, ठीक है। उसके तहत क्या होता है कि जो वेलोसिटी होता है ना किसी भी पानी के, जैसे इफ्लक्स कहते हैं, जैसे जो बाहर की तरफ निकलने वाला किसी पाइप से जो पानी निकलता है उसको फ्लक्सिंग कहते हैं, ठीक है। तो उसकी वेलोसिटी होती है √2gh। h क्या है, जो है वो डेप्थ ऑफ द होल है। तो अब देखो, जितना कम डेप्थ होगा उसकी वेलोसिटी उतनी कम होगी, ये याद रखना, ठीक है। इन दिस क्वेश्चन होल 1 हैज मैक्सिमम डेप्थ एंड इट हैज़ मैक्सिमम वेलोसिटी फ्लक्स, ठीक है। आप देख लो, सबसे मैक्सिमम डेप्थ आपकी होल 1 की है, तो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी फ्लक्स होगी और सबसे ज़्यादा इसकी विंड जाएगी। तो ये इक्वेशन रिलेटेड है टॉरिसेली लॉ से। ये टॉरिसेली, इनका नाम याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 पे जाते हैं। कहता है लिक्विड इज फ्लोइंग इन ए स्ट्रीम लाइन मैनर। स्ट्रीम लाइन मैनर मतलब क्या होता है कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं, एकदम आराम से बह रही है, अस्थिर से बह रही है। कभी कभी नल से देखते हो कि पानी ऐसे गिरती है जैसे लगता है कि पानी है ही नहीं, वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल पाइप से बह रही है। अब पूछ रहा है अलॉन्ग विथ अ सेक्शन कंटेनिंग द एक्सेस ऑफ पाइप द फ्लो प्रोफाइल विल बी। अब देखिए फ्लो प्रोफाइल होगी कैसी, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो एक चीज समझते हैं। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि लिक्विड फ्लो कर रहा है स्ट्रीमलाइन मैनर में, एक सिलेंड्रिकल पाइप है उसके थ्रू, ठीक है, सिलेंड्रिकल पाइप के थ्रू फ्लो कर रहा है। ये मान लो सिलेंड्रिकल पाइप है। तो कह रहा है कि इसमें पैटर्न किस तरीके का बनेगा। देखो, तो जब स्ट्रीमलाइन की बात करते हैं ना, तो जैसे मान लो ये सिलेंड्रिकल पाइप है, तो जो लिक्विड यहाँ फ्लो करता रहेगा ना, वो जो सरफेस के पास रहेगा ना, वो एकदम नॉर्मल बिहेव करेगा, और जो सरफेस के से जितना दूर जाते जाएंगे ना, उतना वियर्ड, उतना फास्ट होते चलेगा। तो देखो, ये इसमें तो कॉमन है, तो ये गलत हो गया। इसमें भी देखो लगभग कुछ, ये 3 दिखाया है, ये 4, ये 3 दिखाया है एक डायरेक्शन में, फिर उसके रिवर्सिबल डायरेक्शन में, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये भी गलत है। इस तरीके का पैटर्न दिखा रहा है, तो ये भी गलत है, क्योंकि देखो यहाँ पे तो ये एकदम स्लाइटली जो सरफेस पे है वो प्लेन जा रहा है, बट उसके बाद इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस तरीके की शेप दे रही है, तो ऐसा नहीं होगा। जितना ज़्यादा हम उसके पाइप से डिस्टेंस दूरी पे जाएंगे ना, उतना ज़्यादा वो फास्ट होता चलेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, मिडिल सेंटर वाला ज़्यादा फास्ट होगा, ऊपर वाला धीरे धीरे करके स्ट्रेंथ अपनी इंक्रीज करेगा। तो आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आंसर डी हो जाएगा, सॉरी। अब देखिए, कह रहा है विद द राइज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। देखिए क्या होता है, विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है। विस्कोसिटी का मतलब होता है, जैसे मान लो कि एक शहद ले लो 1 चम्मच और 1 चम्मच पानी ले लो, तो दोनों को सरफेस पे गिराओ,
दोनों को जब आप सरफेस पे गिराओगे ना तो पानी जल्दी बह जाएगा, और जो शहद होगा वो एकदम धीरे धीरे बहेगा, वो बहेगा ही नहीं, वो एक जगह रुका रहेगा। तो जो ज़्यादा रुके हुए हैं ना वो उतना ज़्यादा विस्कस है। विस्कस मतलब उसके उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है ना वो ज़्यादा है। तो अगर हम लोग टेम्परेचर देते हैं ज़्यादा, अगर गर्म करते हैं ना तो उसकी विस्कोसिटी घटती है। इस चीज़ को याद रखना। जब किसी को मान लो तो आप किसी लिक्विड को गर्म कर रहे हो तो उसके बीच में जो उसके मॉलिक्यूल के बीच में जो रैंडमनेस होगा ना वो बढ़ जाएगा धीरे धीरे करके। इससे क्या होगा, उसकी विस्कोसिटी जो होगी वो घटेगी। ठीक है, तो आंसर बी होगा करेक्ट आंसर। इसको देख लेते हैं एक बार हम लोग। Viscosity is a measure of the resistance of the fluid which is being defined by either shear stress और tensile stress। देखिए सिंपल सा एकदम आपको एकदम लोकल लैंग्वेज में समझाते हैं। जैसे मान लो ये फ्लूइड है, तो इसके जैसे अब ये फ्लूइड है, धीरे धीरे करके ऐसे करके बहेगा, ये ऐसे ऐसे करके बहेगा। तो ये क्या होगा, ऊपर वाला लेयर होता है ना वो सबसे पहले आगे बढ़ता है, फिर उसके बाद पीछे वाला लेयर आता है। तो सबसे पहले अगर बहेगा ना ऊपर वाला, नीचे वाला लेयर लगभग कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो वही वाली बात है। अभी एक टेबल दे रखा है डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट विस्कोसिटी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते गया विस्कोसिटी की वैल्यू घटते चला गया है, मतलब वो ज़्यादा फ्लूइडिटी कैरी कर लेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। कह रहा था हाईएस्ट विस्कोसिटी अमंग द फॉलोइंग, सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी किसकी होगी। तो क्या क्या है, वाटर है, ब्लड है, एयर है, हनी है। तो हनी की सबसे ज़्यादा होती है। आप देखो गाढ़ा ज़्यादा होता है हनी, तो उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट विस्कस, सेम क्वेश्चन है तो हनी हो जाएगी आंसर। ठीक है, विस्कोसिटी मीन्स थिकनेस की बात करते हैं हम लोग। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 पे। कह रहा है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं द विस्कोसिटी ऑफ ग्लिसरीन इंक्रीजेज। ठीक है, विस्कोसिटी ऑफ ग्लिसरीन। अब देखो ग्लिसरीन एक लिक्विड है। अब एक बात बताओ, लिक्विड की कभी भी हम टेम्परेचर देंगे तो क्या उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी? नहीं, उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, उसकी फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, फ्लूइडिटी विल इंक्रीज बट विस्कोसिटी विल डिक्रीज। तो ये तो गलत हो गया मेरा। आगे बढ़ते हैं। राइज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। यस, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है इसीलिए तो विस्कोसिटी कम हो जाता है ना। काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, फ्लूइडिटी बढ़ जाती है, लिक्विड बहने लगता है, मतलब उसकी फ्लूइडिटी बढ़ने लगती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से विस्कोसिटी कम हो जाती है। तो ये सही है। सो ऑप्शन ए असर्शन ए इज रॉन्ग एंड आर इज करेक्ट, दैट इज डी होना चाहिए इसका आंसर। बिल्कुल सही, और ये IAS प्रीलिम्स 2002 में पूछा है। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि एक सरफेस ऑफ लेक है। द सरफेस ऑफ लेक इज फ्रोजन इन सीवियर विंटर बट द वाटर एट इट्स बॉटम इज स्टिल लिक्विड, वाई। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि आप जैसे ठंडे जगह पे जाओगे ना, कनाडा जाओगे, US जाओगे, तो वहाँ पे जो, या फिर हमारे यहाँ डल लेक पे चले जाओ कभी बहुत ठंडे के टाइम में, तो क्या होता है ना कि ऊपर वाला जो लेक होता है ना वो पूरा जमा होता है, बट उसके अंदर जो होती है ना वो मछलियाँ या फिर कुछ वो जिंदा रहती हैं, क्योंकि वो नीचे में पानी बना रहता है और ऊपर में वो एक लेयर बन जाता है बर्फ़ का। ठीक है, इसलिए तो लोग मना करते हैं कि कभी भी जमे हुए बर्फ पॉन्ड पे चलना नहीं चाहिए, कभी वो टूट जाएगा और अंदर चले जाओगे। इसका रीज़न देखते हैं। ऑप्शन क्या क्या है। आइस इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, बिल्कुल गलत। ये कोई ऑप्शन है? ये तो साफ गलत सा फॉर्म करके रखे हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं। कह रहा है सिंस द सर्फेस ऑफ द लेक इज एट द सेम टेम्परेचर एज द एयर नो हीट इज लॉस्ट, बिल्कुल नहीं। ऐसा तो कोई कंडीशन मेरे को नहीं लगता है कि ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। अब देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, जितनी भी लिक्विड होगी ना उसमें वाटर एक यूनिक क्राइटेरिया को प्रोसेस करता है, और इसमें क्या होता है ना कि वाटर को जब हम 4 डिग्री सेल्सियस पे ले आते हैं ना तो उसकी डेंसिटी जो होती है ना वो मैक्सिमम होती है। तो वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। अब इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है और बहुत सारे एग्जाम में रिपीट होता है। ठीक है, जब हम मोस्टली क्या होता है, देखिए मोस्टली क्या होगा, जब भी किसी भी लिक्विड को हम हीट करेंगे ना तो उसके मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड करेंगे, फैलेंगे, फैलते हैं गर्म करने से। लेकिन वाटर में क्या है ना, वाटर एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है कि अगर हम वाटर को हीट करते हैं तो उसकी वॉल्यूम जो होती है वो पहले इनिशियली ग्रेजुअली डिक्रीज करती है। आप किसी भी लिक्विड को हीट करोगे ना तो उसकी वॉल्यूम बढ़ती है, फैलेगी, वो एक्सपेंड करेगी। लेकिन वाटर एक एक्सेप्शन है, इसी को तो एनॉमलिटी ऑफ वाटर कहते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन है कि जब आप उसको हीट करोगे ना तो एक सर्टेन टेम्परेचर तक, जो टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस, वहाँ तक उसकी वॉल्यूम घटती है। तो क्या होता है, दिस डिक्रीज इन वॉल्यूम कंटिन्यूज टिल द टेम्परेचर राइजेस टू 4 डिग्री सेल्सियस। फिर 4 के बाद हम लोग गर्म करेंगे तो फिर वही कंडीशन हो जाएगा, हाँ उसको एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस तक वो उसकी वॉल्यूम घटती है और 4 डिग्री सेल्सियस पे उसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है। इसी चीज़ को कहते हैं
कि एनोमिलिटी ऑफ वाटर, ठीक है, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, सेम ही एक्सप्लेनेशन है। अब कह रहा है इन कोल्ड वेदर एक्वेटिक एनिमल्स सर्वाइव्स इवन व्हेन वाटर एट द टॉप लेयर ऑफ द लेक फ्रीजेस इनटू आइस बिकॉज, सेम एक्सप्लेनेशन, वाटर हैज द हाईएस्ट डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस, सो अंडरनीथ द टॉप लेयर ऑफ आइस देयर इज अ लेयर ऑफ वाटर। ठीक है, देखो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। मान लो ये लेक है, ठीक है, लेक के ऊपर जम गई बर्फ, ये बन गई लेयर, ये बर्फ जम गई। अब देखो 4 डिग्री सेल्सियस तक वाटर की जो डेंसिटी है ना, वो डेंसिटी वाटर की बढ़ गई, बहुत बढ़ गई। तो जो वो डेंसिटी बढ़ी ना, तो वाटर जो नीचे आ रही थी ना, वो नीचे आ गई सारी, जो वाटर फ्लूइड थी वो नीचे आके जमने लगी, नीचे आके बहने लगी। ऊपर तो जमा हुआ जरूर है, ऊपर तो सॉलिड है, बट नीचे जो आने लगी ना, उसकी डेंसिटी बढ़ने की वजह से वो नीचे आके फ्लो करने लगी। तो जो लिक्विड फॉर्म में है वो नीचे आ गई, जो सॉलिड फॉर्म में ऊपर चली गई, जिसकी वजह से सस्टेनेबिलिटी पॉसिबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, फिश कैन सर्वाइव इन अ फ्रोजन लेक बिकॉज वाटर नियर द बॉटम डज नॉट फ्रीजेज बिकॉज ऑफ द एनोमिलिटी ऑफ द वाटर। अब कह रहा है इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डज नॉट चेंज इट्स, अगर हम अमाउंट बढ़ा रहे हैं किसी चीज़ की, ठीक है, तो उसकी डेंसिटी नहीं बढ़ती है, क्योंकि डेंसिटी इक्वल्स टू होती है मास बाय वॉल्यूम। आप अमाउंट बढ़ा रहे हो तो मास भी बढ़ा रहे हो और वॉल्यूम भी बढ़ा रहे हो। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। अब पूछ रहा है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, द डेंसिटी ऑफ द वाटर विल रीच द मैक्सिमम वैल्यू एट टेम्परेचर, सिंपल सा आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस पे, मैंने आपको बताया। कह रहा है एट विच टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, सो इट्स 4 डिग्री सेल्सियस। देखो डिफरेंट पीसीएस के एग्जाम में डिफरेंट बार पूछा गया है, एसएससी में भी आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पूछ रहा है द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज एट, मैक्सिमम डेंसिटी पूछ रहा है वाटर का कब होगा। तो आप एक चीज़ जान लो, होता कितना पे, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, बट यहाँ केल्विन में दे रखा है। ठीक है, तो केल्विन कितना होता है, इसमें 273 जोड़ दो। ठीक है, 273 केल्विन जोड़ दो, अगर उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा 277 केल्विन। ठीक है, सिंपल सा आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है असर्शन रीजन है, एन आयरन बॉल फ्लोट्स ऑन मर्क्यूरी बट गेट्स इमर्स्ड इन वाटर। एक लोहे का बॉल है, वो मर्क्यूरी पे तैरता है बट वो डूब जाता है पानी में। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि जो आयरन का बॉल है ना, उसकी जो डेंसिटी है ना, वो मर्क्यूरी से कम है। ठीक है, बट वाटर के केस में उसकी डेंसिटी है, देखिए डेंसिटी ऑफ, चेंज कर, डेंसिटी ऑफ आयरन बॉल इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, और डेंसिटी ऑफ आयरन जो बॉल है वो कम है डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी से। तो मर्क्यूरी में वो तैर जाता है और पानी में वो डूब जाता है। ठीक है, तो असर्शन सही है। अब हम लोग रीजन देख लेते हैं, आखिर रीजन क्या दे रखा है। रीजन दे रखा था स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ आयरन इज मोर देन दैट ऑफ द मर्क्यूरी। ऐसा है क्या? अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होती तो वो डूब जाती, बट नहीं, ऐसा नहीं है, उसकी कम होती है मर्क्यूरी से। हाँ, वाटर से जरूर जाता है बट इससे कम है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेम क्वेश्चन, वाई डज एन आयरन नेल फ्लोट्स ऑन मर्क्यूरी while it sinks in water। सेम है, आयरन हैज ग्रेटर डेंसिटी देन वाटर एंड लेसर देन मर्क्यूरी। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो डूबेगी, सीधी सी बात है। ज़्यादा ग्रेविटी क्रिएट नहीं करना है, लाइफ में सिंपल रखना लाइफ को। सिंपल सा सेम क्वेश्चन है, कह रहा दैट अ निडल सिंक्स इन वाटर वेयर एज अ शिप मेड फ्रॉम आयरन फ्लोट्स ऑन इट्स बिकॉज द एज ऑफ द निडल इज पॉइंटेड। ऑप्शन ए, द शिप इज फ्लैट। कह रहा है द शिप ड्राइव्स बाय पावरफुल इंजन, गलत, ये सब एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। कह रहा है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ निडल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द मास डिस्प्लेस्ड बाय इट। बिल्कुल, ये चीज़ याद रखिएगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल को ध्यान रखना है। इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार हम देख लेते हैं। कह रहा है रिलेटिव डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस। रिलेटिव डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस विथ दैट ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिलेटिव डेंसिटी हम बात करेंगे उस नेल की बाई उस वाटर की, एंड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर इज 1। ठीक है, द सब्सटेंस हैविंग द रिलेटिव डेंसिटी लेस देन 1,
अब जिसकी रिलेटिव डेंसिटी, देखिए मान लीजिए रिलेटिव डेंसिटी की बात करेंगे हम, अगर उसकी लेस देन 1 हो तो वो वाटर में फ्लोट करेगी, अगर ग्रेटर देन 1 है तो वाटर में फ्लोट नहीं करेगी। ठीक है, आगे इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा वाइल द सब्सटेंस हैविंग द रिलेटिव डेंसिटी मोर देन 1 will sink in water, the ship is designed in such a way that its effective density, that is mass by volume, is less than the density of water। ठीक है, तो उसको ऐसे डिज़ाइन किया गया ना कि उसकी इफेक्टिव डेंसिटी वाटर से कम ही रही है। द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द शिप इज इक्वल टू इट्स वेट, सो इट्स फ्लोट्स अपॉन द वाटर बट द डेंसिटी। सेम सा कंसेप्ट है, सिंपल सा। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है आयरन नेडल फ्लोट्स ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर ड्यू टू, अगर आयरन नेडल को फ्लोट करना है सर्फेस ऑफ द वाटर तो किस वजह से करेगा, तो ये सरफेस टेंशन की वजह से करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है वाइल लिफ्टिंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल वी फील दैट द बकेट बिकम्स हेवियर अबव द सर्फेस ऑफ द। देखो, जब एक बकेट को हम पानी से खींचते रहते हैं ना, याद करो कुएं में से, तो क्या होता है जब वो बकेट जो होगा, जब वो बकेट कुएं के अंदर है, ठीक है, जब हम खींच रहे हैं, पुल्ली लगा हुआ है, तो कुएं के पानी के अंदर है जब ये, तो हमें ये हल्का लगता रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक फोर्स लगते रहता है, इसको ऊपर की तरफ धक्का देता है, उसको कहते हैं बियॉन्स फोर्स। ठीक है, जो फ्लूइड की वजह से लग रहा है। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी वहाँ पे काम करता है, फ्लोटेशन, जिसकी वजह से जब वो सरफेस के ऊपर आता है ना वाटर पे, तब वो हेवियर लगने लगता है हमें। इसकी एक्सप्लेनेशन एक बार हम लोग ऐसे भी देख लेते हैं। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का कंसेप्ट होगा सिंपल सा। According to the Archimedes principle of flotation, object appears to be heavier in the air than inside the water, or they appear to be less heavy in the water. It is because water exerts, देखिए वाटर मैंने आपको बताया ना कि बियॉन्स फोर्स लगाएगी, एक्सर्ट करेगी, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाती है। ठीक है, तो एक्चुअल वेट जो होती है वो बियॉन्स फोर्स से घट जाती है। ठीक है, इसीलिए अब देखते हैं। कह रहा है 200 ग्राम है वाटर का, इज फिल्ड इन अ वेटलेसनेस बलून। एक बलून में हम लोग फिल कर दिए 200 ग्राम वाटर को। अब उसी बलून को वाटर में डालते हैं तो उसकी वेट क्या होगी? ठीक है, तो उसकी वेट 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक वेट उस जो लगा रहा है 200 ग्राम का, और साथ में एक अपथ्रस्ट लग रहा है जो उस पानी के अंदर से उसको लग रहा है। एक ये लगा और एक वो उसकी वेट लगी, दोनों लगा के कैंसिल करके 0 हो गया। तो बलून जो हो जाएगा वेटलेस हो जाएगा, वेटलेसनेस फील करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। कहता है द क्लाउड फ्लोट इन द एटमोस्फेयर बिकॉज ऑफ देयर लो, ऑब्वियसली डेंसिटी लो है तो फ्लोट करेगी, डेंसिटी ज़्यादा है डूब जाएगी। सीधी सी बात याद रखना, डेंसिटी को याद कर लो, डेंसिटी को रिलेट कर लो अपनी ईगो से। अगर आपकी ईगो ज़्यादा है तो आप डूब जाओगे, ईगो कम है तो आप तैरोगे। बस इतना ही ध्यान रखना, ज़्यादा कुछ नहीं। इस पर ज़्यादा रिसर्च करने की जरूरत ही नहीं, हम जनरल साइंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्लाउड्स फॉर्म व्हेन द इनविजिबल वाटर वेपर इन द एयर कंडेंस्ड इनटू विजुअल वाटर ड्रॉपलेट्स। तो ये फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड के बारे में बता दिया गया है। ठीक है, दे आर सो स्मॉल दैट द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन देम इज नेग्लिजिबल। हाँ, ग्रेविटी को कंसीडर नहीं करते हैं क्लाउड के वक्त में, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। दस द क्लाउड फ्लोट इन द एटमोस्फेयर बिकॉज ऑफ देयर लो डेंसिटी। ठीक है, सेम एक्सप्लेनेशन। अब कह रहा है वाइल फ्लोटिंग इन अ सी व्हाट पार्ट ऑफ एन आइसबर्ग इज अबव द सर्फेस ऑफ द सी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा कि जब भी कोई एक सी पे हम चल रहे हैं ना, अगर हमको एक जो आइसबर्ग दिख रहा है ना, जैसे मान लो 9 लड़के हैं तो एक लड़का दिख रहा है, 8 नहीं दिख रहा है, तो 1/9 दिखेगा। 1/9वां हिस्सा दिखता है बस, बाकी सारा हिस्सा उसके पानी के अंदर होता है। यही तो हुआ था टाइटैनिक में, उसने कैप्टन ने समझ ही नहीं पाया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। एन आइस क्यूब इज फ्लोटिंग इन द ग्लास ऑफ वाटर, व्हाट हैपेंस टू द वाटर लेवल व्हेन द आइस मेल्ट्स इन इट? इट विल रिमेन द सेम। सीधी सी बात है, क्योंकि आर्किमिडीज प्रिंसिपल वो कहता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो जितने अमाउंट का वाटर डिस्प्लेस करता है वो उसका एक्चुअल वेट के बराबर होता है। ठीक है, याद करो एक बहुत बड़ा एक बाथटब होता है, उसमें वो दौड़ते हुए जाके कूद जाता है, उस जोर से चिल्लाता है यूरेका यूरेका यूरेका, आई हैव गॉट समथिंग। दैट इज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। जितने भी मेरी बॉडी की वेट थी उतनी ही वाटर डिस्प्लेस हुई, सीधी सी बात है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बॉडी फ्लोट्स इन एट 4 डिग्री सेल्सियस वाटर, इफ टेम्परेचर रिचेज 100 डिग्री सेल्सियस देन। अब कह रहा है एक बॉडी जो है 4 डिग्री सेल्सियस वाटर पे तैर जाती है। अब कहते हैं टेम्परेचर को हम 100 डिग्री सेल्सियस पे ले जाते हैं तो क्या होगा? तो बॉडी डूब जाएगी। इसका रीजन देखते हैं। व्हेन द वाटर इज हीटेड इट्स डेंसिटी डिक्रीजेज, हीट करने पे डेंसिटी घटेगी। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज द लोएस्ट। मैक्सिमम होती है डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे, लोएस्ट होती है 100 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस के बाद वो एवोपरेट करने लगती है, वो गैस बनने लगती है, तो उसकी डेंसिटी तो कम हो जाएगी। तो आप तो डूबोगे ही डूबोगे ना। आगे बढ़ते हैं।
वाई इट इज़ ईजियर टू स्विम इन द सी देन इन द रिवर, क्यों होता है? क्योंकि सी वाटर सॉल्टी होता है, उसकी डेंसिटी की बॉडी की बात होती है. इट इज़ ईजियर टू स्विम इन द सी वाटर देन इन रिवर बिकॉज द सी वाटर कंटेन्स सॉल्ट विच इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ द वाटर एंड ऑल्सो इंक्रीज द अपथ्रस्ट. सीधी सी बात है, हम सी वाटर में तैरेंगे तो सी वाटर में क्या होता है? सॉल्ट होता है. सॉल्ट होने की वजह से हमें ज़्यादा एक अपथ्रस्ट लगता है. अपथ्रस्ट ज़्यादा लग रहा है और साथ साथ में वाटर की डेंसिटी भी ज़्यादा है, जिसको हमको, इसीलिए हम सी वाटर में डूबते नहीं हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 44, अ बॉडी वेट इज हाईएस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग. कहाँ पे बॉडी की वेट हाईएस्ट होगी? तो हाइड्रोजन जो होती है वो लाइटेस्ट गैस होती है. ठीक है, तो उसमें सबसे ज़्यादा होगी बॉडी वेट. तो अब थ्रस्ट फोर्स और बियॉन्ड फोर्स इन हाइड्रोजन विल बी लेस, क्योंकि ये लाइटेस्ट फोर्स होती है तो इसमें सबसे कम होगी अब थ्रस्ट. तो आपको नीचे से कोई सपोर्ट मिलेगा नहीं, तो आप सबसे ज़्यादा mgs दिखाओगे. ठीक है, तो हाइड्रोजन हो जाएगी. अब कह रहा है वेन अ शिप इंटर्स अ सी फ्रॉम अ रिवर व्हाट हैपेंस. तो क्या होगा? वो ऊपर की ओर उठ जाएगा ना, क्योंकि उसमें सॉल्ट भी होता है, उसकी डेंसिटी कम होती है. ठीक है, मतलब अगर हम रिवर से बात करें तो डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है सी की, इसलिए वो ऊपर की तरफ एलिवेट हो जाएगी. व्हेन अ शिप इंटर्स टू सी फ्रॉम अ रिवर द शिप इज एलिवेटेड ड्यू टू द हायर डेंसिटी ऑफ सॉल्टी वाटर देन द रिवर. अब क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है. कह रहा है व्हेन अ शिप एंटर्स इनटू द सी फ्रॉम अ रिवर इट लिटिल राइजेस. ये एकदम सही है, 100% करेक्ट. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द रिवर वाटर. बिल्कुल ये भी सही है. सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. तो ये था आपको आज का कंप्लीट पैकेज ऑफ. इसमें मैंने आपको स्ट्रेस, स्ट्रेन, बियॉन्सी, थ्रस्ट और टॉरिसल इक्वेशन, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये सब सारा बता दिया. तो मुझे लगता है ना कि क्वेश्चन के थ्रू जाना हमारा ज़्यादा बेनिफिशियल है. तो ये हो गया हमारा कंप्लीट चैप्टर. अगर आपको लगता है मेरा जब सही में, एक तो पहली बात आप पूरी देखा करो मेरी वीडियोस, आपको जरूर फायदा होगा. और अगर आपको लगता है फ़ायदा हो रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे मुझे लगेगा कि हाँ मुझे कंटिन्यू करना चाहिए. क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है, तो मुझे भी मेरे एफर्ट का कुछ बेनिफिट्स दिखेगा तभी मैं आगे कंटिन्यू करूँगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. दिस इज़ ऑल अबाउट ISPC Simplified. This is all about me. Thank you so much.